हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न, कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन अच्छे से समझने के लिए आपको कोशिका की संरचना एक बार दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी, तो उसको रिवाइज करके फिर ये टॉपिक समझना स्टार्ट करें। कोशिका का विभाजन, जब कोशिका एक से ज़्यादा भागों में बंटती है तो कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए और प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारा कोई भी एक कोशिका वाला जीव अमीबा है तो वो एक निश्चित आकार का हो जाता है, तो उसके बाद अपने आप ही दो भागों में बढ़ जाता है। लेकिन जो उच्च वर्ग के जीव होते हैं, जिनमें मनुष्य भी आता है, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उनमें उनका जीवन जो है पहले एक फर्टिलाइज्ड ओवम से स्टार्ट होता है। फर्टिलाइज्ड ओवम क्या होता है? जिसमें ओवम और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं तो ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, उससे हमारा जीवन स्टार्ट होता है। और कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस कोशिका विभाजन को सूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं और मियोसिस को अर्धसूत्री कहते हैं। अर्धसूत्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। माइटोसिस कोशिका विभाजन जो है वो सभी सजीव कोशिकाओं में पाया होता है, केवल शरीर की जनन कोशिकाओं को छोड़कर। जनन कोशिकाओं में क्या आता है? ओवम और स्पर्म। और मियोसिस कोशिका विभाजन जिसे अर्धसूत्री कहते हैं, वो केवल जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, सूत्र का मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम से है। माइटोसिस कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या जितनी मदर सेल में थी उतनी डॉटर सेल्स में होती है। जैसे कि मनुष्य के शरीर में एक कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इनमें भी फिर दोनों में डॉटर सेल्स जो बनती हैं उनमें 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन मियोसिस कोशिका विभाजन जो जनन कोशिकाओं में होता है, ओवम और स्पर्म में, उनमें कोशिका विभाजन के बाद जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या अर्ध मीन्स आधी हो जाती है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। उसमें नई कोशिकाओं में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम 23 जोड़े की बजाय 23 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं, तो इसलिए आधे हो जाते हैं। 23 जोड़े मतलब 46, तो शुरू में भी 46 क्रोमोसोम है, यहाँ भी 46 है, आधे रह गए तो इसका मतलब 23 क्रोमोसोम हो गए। ये क्रोमोसोम जोड़े में क्यों कहा जाता है? पेयर क्रोमोसोम। पेयर में इसलिए कहा जाता है जोड़े में, क्योंकि कोई भी गुण जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के अंदर होता है तो वो एक क्रोमोसोम उस जोड़े का, एक समान गुणों वाले दो क्रोमोसोम इकट्ठे होकर जोड़ा बनाते हैं, और वो क्रोमोसोम में से एक माता के ओवम में से आता है और एक पिता के स्पर्म में से आता है जब वो फर्टिलाइज्ड ओवम बनता है। ठीक है, तो इसमें डॉटर सेल्स जो है उसमें क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल जितनी होती है। अब उसके बाद है स्टेजेस। स्टेजेस मीन्स उसकी अवस्थाएं। माइटोसिस कोशिका विभाजन की 3 अवस्थाएं हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंटरफेज। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का विभाजन। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका के अंदर जो एक केंद्रक है वो 2 केंद्रक में बटेगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा जिसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। तीसरा इंटरफेज। इंटरफेज मीन्स रेस्ट या विश्राम की अवस्था। ठीक है, तो हम कोशिका विभाजन में अभी ये इंटरफेज की अवस्था में दिखा रहे हैं। जो चीज़ें कोशिका में विभाजन में चाहिए वही हम डायग्राम में दिखा रहे हैं। साइटोप्लाज्म में और कुछ नहीं दिखा रहे, सिर्फ एक सेंट्रोसोम दिखा रहे हैं। और ये केंद्रक है, केंद्रक जिसमें क्रोमोसोम एक जाल के रूप में फैले हुए हैं। ये न्यूक्लियोलस या केंद्रिका है और ये केंद्रक भित्ति है। बाहर ये सेंट्रोसोम है जिसके अंदर 2 छोटे छोटे डॉट्स तो दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसकी आगे 4 अवस्थाएं होती हैं। कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था प्रोफेज की अवस्था, दूसरी मेटाफेज की, तीसरी एनाफेज, चौथी टेलोफेज। ये पूरी इसमें अवस्थाओं में माइटोसिस कोशिका विभाजन में 30 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का समय लगता है। सबसे पहली अवस्था प्रोफेज
जिसमें लगभग 50 मिनट का समय लगता है, ये 3 अवस्थाओं में बांटी जाती है, अर्ली, मिड और लेटर। इसमें जो जो चेंजेस या बदलाव आते हैं वो क्रोमोसोम में आते हैं, दूसरा केंद्रिका में, तीसरा केंद्रक भित्ति में, चौथा सेंट्रियोल में। ये चेंजेस इन सब में पहली प्रोफेज की अवस्था में आते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, छोटे और मोटे होकर साफ दिखने लगते हैं। अब जैसे ये जाल के रूप में क्रोमोसोम्स थे, यहाँ मैंने सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम ही दिखाए हैं। जब ये जाल के रूप में उलझे हुए धागों के रूप में होते हैं और शुरू में फिर ये मोटे और छोटे होने शुरू हो जाते हैं। पहले ये पतले लंबे हैं, उसके बाद ये मोटे और छोटे हो गए। तो एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड दिखाई देते हैं और इन दोनों क्रोमेटिड आपस में यहाँ बीच में जहाँ जुड़े हैं इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। और एक क्रोमोसोम के 2 भागों को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, और ये सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये साफ दिखने लग जाते हैं और केंद्रिका और केंद्रक भित्ति दोनों अदृश्य होने लग जाती हैं, दोनों धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाती है। और जब तक प्रोफेज खत्म होता है वो पूरी तरह से दोनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में क्या बदलाव आता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेंट्रियोल का एक जो ऊपर जोड़ा था वो अलग अलग 2 भागों में बट गया और दोनों यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ, ऑपोजिट दिशा की तरफ, विपरीत दिशा की तरफ दोनों जाना शुरू कर देते हैं। उसके आसपास ये माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से एस्टर बन जाते हैं, तो इन्हें हम एस्टर्स कहते हैं। ठीक है, और जब तक प्रोफेज खत्म होता है तो ये एस्टर्स के साथ साथ ये पूरी केंद्रक भित्ति धीरे धीरे घुल जाएगी, खत्म हो जाएगी। सेंट्रियोल गायब हो, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा और फिर ये स्पिंडल के धागे, ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल स्पिंडल के धागों को छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये प्रोफेज की अवस्था खत्म हो गई। सेकेंड अवस्था है मेटाफेज की। मेटाफेज की अवस्था सिर्फ 2 से 10 मिनट की होती है। इस अवस्था में जो स्पिंडल के फाइबर हैं उनके बीच में ये पूरी की पूरी बिल्कुल सेंटर में ये जो लाइन है ये मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। और मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। वैसे तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन वो सारा बनाने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हमने सिर्फ 4 क्रोमोसोम ही यहाँ पे दिखाए हैं। इन 4 क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम जो हैं वो मदर से आए हुए हैं, 2 फादर से आए हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया मेटाफेज की अवस्था, जिसमें स्पिंडल के फाइबर्स के मध्य में क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और ये बीच में मेटाफेज प्लेट है। उसके बाद है एनाफेज की अवस्था। एनाफेज की अवस्था बहुत छोटी 2 से 3 मिनट की होती है। इस अवस्था में ये माना जाता है कि ये स्पिंडल के धागे जो हैं ये खींचते हैं। किसको खींचते हैं, एक एक क्रोमेटिड को अलग अलग खींच लेते हैं। इधर वाले ने यहाँ से खींच लिया, इधर से इधर ने खींच लिया। जैसे ये पूरे 2 हैं क्रोमेटिड, तो यहाँ से इन्होंने खींच के अलग अलग हो गए दोनों, और एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। जब ये उस तरफ जाता है तो ये UVL शेप में हो सकते हैं क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आधे क्रोमेटिड इधर आ गए, जैसे इसमें 4 बनाए हैं हमने तो 8 क्रोमेटिड हैं, तो 4 क्रोमेटिड इधर आ गए, 4 क्रोमेटिड इधर आ गए, जो बाद में अपने आप ही वहाँ पर डॉटर क्रोमोसोम्स को बना लेंगे। जैसा यहाँ पे दिखाया है कि ये जो क्रोमेटिड था इसके सिस्टर क्रोमेटिड एनाफेज की अवस्था में दोनों अलग अलग हो गए और ये स्पिंडल के धागों के खींचने की वजह से हो गए। अब ये जो दोनों अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड बने हैं ये दोनों बाद में 2 डॉटर क्रोमोसोम्स को बना देंगे। ठीक है, इसके साथ ही ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है टेलोफेज की अवस्था। टेलोफेज की अवस्था जो है ये लगभग 1 घंटे की होती है और इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस जो हैं इसके ऑपोजिट होते हैं। जो प्रोफेज में हुआ था उसके ऑपोजिट सब हो जाएगा। क्रोमोसोम जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो फिर छोटे मोटे जो दिख रहे हैं ये और पतले लंबे हो जाएंगे और फिर ये धागे जैसा जाल जैसा बन जाएंगे। केंद्रिका जो गायब हो गई थी और केंद्रक भित्ति जो गायब हो गई थी वो दोबारा से आ जाएंगी। सेंट्रियोल जो है वो
इसके एस्टर और स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे। तो क्या होगा टेलोफेज की अवस्था में, एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक बन गई, केंद्रक भित्ति बन गई, केंद्रिका बन गई और सेंट्रियोल आगे, और ये धीरे धीरे ये गायब हो जाएंगे। और उसके बाद इसकी दीवार, कोशिका की दीवार के अंदर यहाँ से एक दरार आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। उसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि ये जो दीवार है ये सब गायब हो गया और ये दीवार धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी, यहाँ तक आ गई। उसके बाद फिर और अंदर तक चली जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से इस तरफ से भी ये अंदर तक जाती जाती गहरी होती होती लास्ट में क्या करेगी, बिल्कुल अलग हो जाते हैं दोनों और दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। एक कोशिका से दो डॉटर सेल्स बन गए, ये केंद्रक हो गया और ये उनके ऊपर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल हो गए। यहाँ पे हमें ये न्यूक्लियोलस हो गया और ये जाल में उलझे हुए धागों की तरह इसके अंदर क्रोमेटिन का जाल हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा माइटोसिस कोशिका विभाजन कंप्लीट हो गया। अब है उसका महत्व, माइटोसिस कोशिका विभाजन का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला कि ये हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम दो भागों में बटा है, तो जैसे आपने एक लड्डू लिया उसको दो भागों में बांट दिया तो दोनों सेम हो गए, एक दूसरे का प्रतिरूप हो गए, जो मदर सेल में थे जो डॉटर सेल में आए। तो एक समान गुण, एक समान आनुवंशिक सूचनाएं क्रोमोसोम्स के द्वारा, जीन्स के द्वारा आगे पहुंचाई जाती हैं। दूसरा, कोशिका विभाजन जो माइटोसिस है, इसकी वजह से बच्चों में विकास और वृद्धि, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाएं बनती हैं तो उससे वृद्धि होती है। इसी से ही टूट फूट की मरम्मत होती है। ये प्रजनन में भी सहायक है, क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड एग या ओवम, जैसे यहाँ लिखा था हमने, फर्टिलाइज्ड ओवम को फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं, तो उसके ही कोशिका विभाजन, माइटोसिस कोशिका विभाजन के बाद वो भ्रूण में बदलता है, एम्ब्रॉयो में, उससे बच्चा बनता है और उससे ही पूरा एडल्ट विकसित होता है। ठीक है, उसके बाद है कोशिका का निश्चित आकार, एक फिक्स साइज होता है कि कोशिका इस साइज की आ गई तो उसके बाद उसमें विभाजन होकर वो दो भागों में बढ़ जाएगी, तो उसका साइज फिक्स रहता है। जखम जल्दी भरने में सहायक होता है माइटोसिस कोशिका विभाजन। जीवों में समानता, सभी जीवों में एक ही तरीके से माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि जीवों में समानता है और ये एक समान क्रोमोसोम सभी कोशिकाओं में रहते हैं। जैसे मनुष्यों के शरीर में, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है एक कोशिका में, तो सभी कोशिकाओं में भी 46 ही रहेंगे, क्योंकि मदर सेल से डॉटर सेल में एक समान क्रोमोसोम आते हैं। तो ये भी एक इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में मियोसिस कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।